क्वेश्चन नंबर 80, DIL3 जो कि KYC हमको करानी पड़ती है उसकी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर, एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर हमको DIR3 की KYC करानी पड़ती है। अगर आप नहीं कराओगे तो आपका डिन डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये डीएक्टिवेट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ रीजन के अंदर, या तो कोई भी ऑफिसर जिसको ऑथोराइज किया गया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या तो रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ रीजन के अंदर, वो डीएक्टिवेट कर सकता है आपका डिन अगर आपने KYC नहीं कराई तो। डीएक्टिवेटेड डिन जो होगा, अगर उसको रीएक्टिवेट कराना हो तो आपको आफ्टर द DIL3 फाइल्ड, DIL3 जब आपने फाइल कर दिया प्रिस्क्राइब फीस के साथ, ओनली आफ्टर द DIL3 फाइल्ड अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस आप करा सकते हो। डीएक्टिवेटेड डिन को रीएक्टिवेट कराने के लिए ओनली आफ्टर द DIL फाइल अलॉन्ग विद द फीस अंडर द कंपनीज एक्ट 2014, DIL3 प्रिस्क्राइब फीस के साथ आपको जमा कराना पड़ेगा, तब जाके आपका रीएक्टिवेट होगा। रूल 12 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर, रूल 2014। अगर कोई चेंजेस होता है पर्टिकुलर DIL3 के अंदर, अगर कोई चेंजेस होता है DIL3 के अंदर पर्टिकुलर्स के अंदर, तो इंटीमेट करना पड़ेगा इस चेंज को सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर, जब से ये चेंज हुआ है। ये किसके अंदर हम लोग इंटीमेट करेंगे? DIR6 के अंदर हम लोग ये इंटीमेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। DIR6 को डाउनलोड करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, रिलेवेंट चेंजेस को फील करना पड़ेगा, जो भी रिलेवेंट चेंजेस है उसको वेरीफाइड करवाना पड़ेगा उस फॉर्म को, और अटैच करनी पड़ेगी स्कैन कॉपी ऑफ द प्रूफ कि ये चेंज है, उसकी ये प्रूफ है। सबमिट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली। फॉर्म जो है वो डिजिटली साइन किया जाएगा, किसके द्वारा? CA जो कि प्रैक्टिस के अंदर है, या तो CS जो कि प्रैक्टिस के अंदर है, या तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो कि प्रैक्टिस के अंदर है। एप्लीकेंट सबमिट इन द फॉर्म DIR6, एप्लीकेंट को सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म DIR6। इन्फॉर्मेशन जो भी चेंज की जा रही है इन द डेटाबेस, वो पोस्ट या तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मिनिस्ट्री क्या करेगी? इन्फॉर्म करेगी। किसको इन्फॉर्म करेगी? जिस भी बंदे का ये होगा उसको इन्फॉर्म करेगी। मिनिस्ट्री इंटीमेट द चेंजेस टू द कंसर्न रजिस्ट्रार, मिनिस्ट्री जो है वो कंसर्न रजिस्ट्रार को भी बताएगी कि ऐसा कुछ चेंजेस हुआ है, ऐसा फॉर्म DIR6 हमारे पास आया है और उसमें ये पर्टिकुलर क्या चेंजेस हुआ है। whose jurisdictions रजिस्ट्रार ऑफिस इज सिचुएटेड, जहाँ पर आपका जुरिडिक्शन पड़ेगा उस रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर मिनिस्ट्री इन्फॉर्म करेगी। इंडिविजुअल डायरेक्टर इन्फॉर्म द चेंजेस इन द पर्टिकुलर टू द कंपनी और द कंपनीज इन विच ही इज़ अ डायरेक्टर विद इन द 15 days ऑफ द सच चेंज। इंडिविजुअल डायरेक्टर है उसको भी बताना पड़ेगा ये चेंज का, किसको? कंपनीज़ को, या तो कंपनी को जिसके अंदर वो डायरेक्टर है, कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर, जब से ये चेंज हो रहा है तब से। पर्सन who applies the candidates as a director written notice signifying that his candidature at least 14 days before the meeting at the registrar office of the company। जो भी पर्सन जो अप्लाई कर रहा है, जो कैंडिडेट के तौर पर खड़ा होना चाहता है, उसको रिटर्न नोटिस देनी पड़ेगी, जहाँ पर वो बताएगा कि मैं कैंडिडेट के तौर पर खड़ा होना चाहता हूँ। और ये उसको कब देनी पड़ेगी? 14 दिन पहले तक देनी पड़ेगी, जब से जनरल मीटिंग हेल्ड होने वाली है, जब से मीटिंग हेल्ड होने वाली है उसके 14 दिन पहले देनी पड़ेगी उसको। किसको देनी पड़ेगी? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, जहाँ पर कंपनी की ऑफिस रजिस्टर्ड है वहाँ पर देनी पड़ेगी। सम अदर मेंबर्स, अगर कोई अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनीज होते हैं जिनको ये लगता है कि हमको इस बंदे को या इस बंदों को डायरेक्टर्स, इन बंदों को डायरेक्टर बनाना है, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं? रिटर्न नोटिस दे सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर कंपनी की, जहाँ पर वो लोग बताएंगे कि हम इन बंदों को डायरेक्टर रखना चाहते हैं। एटलीस्ट 14 days बिफोर द मीटिंग, 14 दिन पहले तक हो जाना चाहिए, मीटिंग के 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। अलॉन्ग विद द रिटर्न नोटिस के साथ डिपॉजिट 1 लाख रुपए की जमा करानी पड़ती है, या तो सच हायर अमाउंट जो भी कंपनी के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हो वो हमको डिपॉजिट करानी पड़ती है। एक्सेप्शंस क्या है इसके अंदर? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये करने की ज़रूरत नहीं है। रिकमेंडेड बाय द नॉमिनी या तो रेम्यूनरेशन कमेटी, अगर इनके द्वारा रिकमेंड किया गया है तो इनको कराने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर किसी के डायरेक्टर को रिकमेंड किया गया है तो वहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट 7 days बिफोर द जनरल मीटिंग्स कंपनी इन्फॉर्म इट्स मेंबर्स सच कैंडिडेट, 7 दिन पहले, जब से जनरल मीटिंग हो रही है उसके 7 दिन पहले तक, पहले किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? मेंबर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कंपनी के द्वारा ये किया जाएगा कि हम ये देख रहे हैं कि इन कैंडिडेट्स को डायरेक्टर बनाया जा रहा है, मतलब प्रपोज किया जा रहा है, ये लोग खड़े हुए हैं कैंडिडेट के अंदर, कैंडिडेट के तौर पे आप इनको सिलेक्ट करोगे, इलेक्ट करोगे कि किसको डायरेक्टर बनाना है। सर्विंग द इंडिविजुअल नोटिस टू इट्स मेंबर्स इलेक्ट्रॉनिकली, ईमेल के थ्रू इंडिविजुअल मेंबर्स को नोटिस दी जाएगी
कि ये बंदे कैंडिडेट के तौर पर खड़े हुए डायरेक्टर बनने के लिए। कैसे दी जाएगी? इलेक्ट्रॉनिकली दी जाएगी, ईमेल के थ्रू, बाय प्लेसिंग द नोटिस ऑन इट्स वेबसाइट, या तो वेबसाइट के ऊपर आप लगा दो अगर कोई वेबसाइट है तो। व्हेन नो नीड द नोटिस सर्व इंडिविजुअली, अलग अलग शेयर होल्डर्स को इंडिविजुअल नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर देते हो कैंडिडेट्स सच कैंडिडेट्स की नॉट लेस देन 7 days बिफोर, 7 दिन पहले तक, मीटिंग होने के साथ 7 दिन पहले तक अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर देते हो उन कैंडिडेट्स की एटलीस्ट वन वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर में। कहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट देनी है? एक वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर में, यानी जिस भी रीजन में का वो होता है उस रीजन के न्यूज़पेपर में देनी होती है, उस लैंग्वेज के अंदर। एंड एटलीस्ट वन इन द इंग्लिश न्यूज़पेपर, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप ये दे दीजिए। अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट रिफंडेड सच a person or the members if the person proposed get selected as a director or get more than 25% of the total valid vote। जो भी अमाउंट जो डिपॉजिट की गई है, जो 1 लाख रुपए वाली थी वो उसको रिफ़ंड कर जो भी अमाउंट जो डिपॉजिट की गई है उसको रिफ़ंड किया जाता है पर्सन को या तो मेंबर्स को, इफ़ अगर पर्सन जो है वो प्रपोज्ड गेट सिलेक्टेड एज ए डायरेक्टर, अगर वो डायरेक्टर बन जाता है तब, और गेट मोर देन 25% ऑफ द टोटल वोट्स, और अगर उसको 25% से ज़्यादा टोटल वोट्स मिल जाते हैं तब। एक्सेप्शंस क्या है? अगर नो डिपॉजिट फीस रिफंडेड टू दोज कैंडिडेट्स, कोई डिपॉजिट जो भरी है उसको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा उन कैंडिडेट को जो कि अपॉइंटेड नहीं हुए एज ए डायरेक्टर, या तो जिनको नहीं मिला है 25% से ज़्यादा का टोटल वैलिड वोट्स इन फेवर ऑफ दर अपॉइंटमेंट। फॉर द निधीज़ के अंदर ये जो 1 लाख रुपए की अमाउंट डिपॉजिट की है वो 10,000 रुपये की हो जाती है। MCA क्लैरिफाइड कर रहा है इन केस ऑफ द सेक्शन 8 कंपनीज, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर डिसाइड करते हैं डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख forfeited और रिफंडेड इफ द पर्सन प्रपोज्ड एज अ डायरेक्टर फेल सिक्योर्ड मोर देन 25% ऑफ द वैलिड वोट। MCA ने ये क्लैरिफाइड किया है कि सेक्शन 8 कंपनी है अगर आपकी, तो उस केस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो ये डिपॉजिट को फोरफिट कर दे, मतलब उसको वापस नहीं देनी है, उसको किसी के साथ फोरफिट कर देनी है, मतलब एडजस्ट कर देनी है, या तो रिफ़ंड कर देनी है। अगर पर्सन डायरेक्टर के जो बनना चाहता था, अगर वो सिक्योर नहीं कर पाया मोर देन 25% ऑफ द वैलिड वोट तब। एक्सेप्शंस इसके केस के अंदर क्या होगा? तो सेक्शन 160 राइट ऑफ द पर्सन अदर देन द रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर द डायरेक्टरशिप, ये सेक्शन है सेल नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं होगा किसको? गवर्नमेंट कंपनी को। मतलब ये जो सेक्शन है 160 ये एप्लीकेबल नहीं होगा किसको? गवर्नमेंट कंपनी को, जहाँ पर एंटायरली 100% पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या तो एक से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किया गया है तब। ये एप्लीकेबल नहीं होगा किसको? सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी को, जो कि रेफर किया गया है अबाउ, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी थी अगर उसकी कोई सब्सिडरी है तो उसको भी नहीं एप्लीकेबल होगा। प्राइवेट कंपनी को भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ना ही ये सेक्शन 8 कंपनी को एप्लीकेबल होगा। डिफ़ॉल्ट अगर कर देती है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ याद रखने की है कि अगर इन कंपनीज़ जो कि ऊपर दी गई है जिनको एक्सेप्शन मिल रहा है, अगर ये लोग डिफ़ॉल्ट कर देते हैं फाइलिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 या तो एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92, तो फिर उनको ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, उनको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स, स्मॉल शेयर होल्डर क्या होते हैं? तो शेयर होल्डर जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000, नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर होल्डर्स होते हैं जो 20,000 से ज़्यादा नहीं होते, नॉट मोर देन 20,000, और सच अदर सम एज मे बी प्रिस्क्राइब, और ऐसा कोई भी सम जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है तो उनको हम लोग स्मॉल शेयर होल्डर बोलेंगे। स्ट्रेंथ स्मॉल शेयर होल्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, उनके पास क्या होता है? एक पावर होता है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं किसको? उनके खुद का डायरेक्टर को। लिस्टेड कंपनी में, लिस्टेड कंपनी चाहे तो अपॉन द नोटिस देके नॉट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द शेयर होल्डर विच एवर इज़ लोअर, इन दोनों में से कोई भी लोअर होगा उन लोगों को नोटिस दे के इलेक्ट करवा सकती है उनका डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर का। हाउएवर द लिस्टेड कंपनी सुओ मोटो ऑफ द डायरेक्टर रिप्रेजेंट द स्मॉल शेयर होल्डर, लेकिन लिस्टेड कंपनी चाहे तो क्या करवा सकती है? और सुओ मोटो मतलब खुद से ही अपॉइंट करवा सकती है डायरेक्टर उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, मतलब यहाँ पर उनसे पूछा नहीं जाएगा,
यहाँ पर लिस्टेड कंपनी खुद ही क्या कर देगी, जो स्मॉल शेयर होल्डर है उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे डायरेक्टर जो स्मॉल शेयर होल्डर का होता है वो अपॉइंट कर देगी, प्रपोस्ट कर देगी, फिर उसके बाद इलेक्ट करके अपॉइंट हो जाएगा। 94 स्मॉल शेयर होल्डर प्रपोज्ड कैंडिडेट एज अ डायरेक्टर फॉर दैट गिव द नोटिस to their intention with the company at least 14 days before the meeting, under which the signature specifying the name, address, folio number of the person whose name proposed। यहाँ पर जो स्मॉल शेयर होल्डर जिस भी कैंडिडेट को प्रपोज करना चाहता है, डायरेक्टर के तौर पर खड़ा रखना चाहते हैं, वो नोटिस देंगे कि ये हमारा इंटेंशन है, हम इस बंदे को खड़ा रखना चाहते हैं एज अ स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर। वो कितने दिन के अंदर देनी पड़ेगी, 14 दिन बिफोर द मीटिंग, मतलब मीटिंग जब होने वाली है उससे 14 दिन पहले तक ये नोटिस दे देनी पड़ेगी, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, तो उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, फोलियो नंबर होगा, जो भी कैंडिडेट खड़ा रहना चाहता है उसका। इफ़ द पर्सन प्रपोज्ड नॉट होल्ड एनी शेयर इन द कंपनी, डिटेल शेयर हेल्ड एंड द फोलियो नंबर नीड नॉट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। अगर पर्सन जो भी प्रपोज्ड है, जो होल्ड नहीं कर रहा है कोई भी शेयर कंपनी के अंदर, मतलब जो भी पर्सन को प्रपोज किया गया है उसके पास कोई शेयर नहीं है कंपनी के, या तो डिटेल शेयर हेल्ड एंड द फोलियो नंबर, उसके पास कोई शेयर नहीं है, ना ही उसके पास डिटेल है फोलियो नंबर की, तो उस केस के अंदर वो नहीं भी बताओगे तो चलेगा नोटिस के अंदर। एनेक्स्ट क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रपोज्ड कैंडिडेट को अपना डिन देना पड़ेगा, वो डिसक्वालीफाइड नहीं है वो देना पड़ेगा, उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो होता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर वर्क करता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर एक्सेप्ट दैट डायरेक्टर नॉट रिटायर बाय द रोटेशन। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 किसका सेक्शन है, अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर का सेक्शन है। उसका एक्सेप्शंस क्या दिया गया है कि स्मॉल शेयर होल्डर जो है उसको सेक्शन 152 जो है वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक्सेप्शंस उसके अंदर है कि ये 3 चीज़ें उसको नहीं लगेगी। मतलब ये 3 चीज़ें उसको, मतलब क्या बोलते हैं ना, डायरेक्टर नॉट रिटायर बाय द रोटेशन, जहाँ पर वो दिया गया था 152 के अंदर के डायरेक्टर रिटायर होगा रोटेशन से, वो इसको यहाँ पर नहीं लगेगा। दूसरा क्या बोला गया, तो टेन्योर नॉट एक्सीड 3 कंसेक्यूटिव पीरियड या तो ईयर्स, मतलब उसका जो टेन्योर होगा वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक का, मतलब 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के बाद वो रिटायर हो जाएगा। एक्सपायरी टेन्योर कोर्टर, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट किया जाएगा रीअपॉइंटमेंट। डायरेक्ट एक्सपायरी टेन्योर कब होगा उसका, मतलब जब वो उसका एक्सपायरी टेन्योर हो गया, मतलब ये जो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स हो गए इसके बाद वो एक्सपायर हो गया, रिटायर हो गया, सॉरी, अगर वो रिटायर हो गया, जब उसका टेन्योर एक्सपायर हो गया तब वो रिटायर हो गया, तो उसके रिटायरमेंट के बाद उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, उसके रिटायरमेंट के बाद उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। A person appointed the small shareholder director vacated office if, जो भी पर्सन को अपॉइंट किया गया एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, उसको अपनी ऑफिस को खाली कर देना पड़ेगा। कब, अगर वो डिसक्वालीफाइड हो जाता है अंडर सेक्शन 164, वैकेट इन परस्यूएंट ऑफ अंडर सेक्शन 167, डायरेक्टर ceases to meet the criteria of independency, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता है तब, provided in the section 149(6), no person shall hold the positions of the small shareholder in more than 2 companies at the same time, कोई भी पर्सन होल्ड नहीं करेगा स्मॉल शेयर होल्डर की पोजीशंस 2 कंपनीज़ के अंदर, या तो 2 से ज़्यादा कंपनीज़ के अंदर एक ही टाइम पे। सेकंड, अगर कंपनीज़ के अंदर वो अपॉइंट होता है तो shall not be in the business which is competing, मतलब 2 कंपिटिटर्स के अंदर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक कॉम्पिटिटर है जिसके अंदर वो स्मॉल शेयर होल्डर है, और दूसरी के अंदर भी वो स्मॉल शेयर होल्डर है, स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर है, सॉरी। तो क्या होगा, दोनों कंपनीज़ के अंदर वो डायरेक्टर नहीं रह सकता, क्योंकि वो दोनों आपस में, जो कंपनीज़ है दोनों आपस में क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं तो एक दूसरे की, इसलिए वो दोनों के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर नहीं रह सकता।
या तो अगर कॉन्फ्लिक्ट विद द बिजनेस है ऑफ फर्स्ट कंपनी, अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिजनेस हो रहा है तो उस केस के अंदर भी वो दूसरी